नमस्कार दोस्तों, देखना चाहेंगे कि आज के समय के सबसे अच्छे कार्टून और फिल्में जैसे कि क्रुएला, सोल, कोको तथा अन्य दूसरी फिल्में कैसे बनाई जाती हैं? तो आज के हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने पर्दे के पीछे के सबसे दिलचस्प तथ्य इकट्ठे किए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके मन में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिक्सार के सबसे अच्छे कार्टून को कैसे बनाया जाता है? इस तरह के स्केच के साथ ये विश्वास करना भी कठिन है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बाद में इतना रंग और विस्तार पा लेते हैं, है ना? हालांकि प्रारंभिक चरण में फ्रेम सीक्वेंस का डेवलपमेंट ऐसे दिखता है। इस तरह से आप ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गार्डनर का कैरेक्टर अमेरिका के क्वींस शहर के एक रियल टीचर पर आधारित है, लेकिन कैरेक्टर का म्यूजिकल पार्ट टैलेंटेड पियानो वादक और संगीतकार जॉन बैटिस्ट द्वारा संभव हुआ है। इस कलाकार ने न सिर्फ सोल के प्रभावशाली साउंड ट्रैक की रचना की, बल्कि एनिमेटर्स को भी एडवाइस दी कि नायक के हाथ बिना मतलब ना हिलें, जैसे कि कभी कभी होता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बोर्ड 3D एनिमेटर्स के द्वारा इमेजेस को लेने से पहले मोआना ऐसी दिखती थी। वैसे फीचर्स बहुत रफ हैं, लेकिन आप कैरेक्टर्स को तुरंत पहचान सकते हैं। इसी को तो असली टैलेंट कहते हैं। दूसरी, डिटेल्स और एनवायरनमेंट आमतौर पर इस स्टेज पर तैयार नहीं किए जाते, क्योंकि तब वो जरूरी नहीं होते। 14 साल के जेकब ट्रेमले का पिक्सर की फिल्म ल्यूका में डबिंग का काम सबसे आदर्श उदाहरण है किसी रोल के लिए ही पैदा होने का। कि डबिंग प्रोसेस के दौरान वो डायरेक्टर एनरिको कैसारोसा के साथ कैसे काम करता है। डायरेक्टर उसे हर सीन में समझाता है कि क्या हो रहा है और उसे क्या इमोशन एक्सप्रेस करने हैं। वैसे जैकब ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही डबिंग शुरू कर दी थी। उसने स्मर्फ सीरीज की दूसरी फिल्म में अपना डेब्यू किया था। पिक्सर ने अपनी लेटेस्ट हिट राया एंड द लास्ट ड्रैगन के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनाई। इस फिल्म की कहानी काल्पनिक देश कुमांड्रा की है और जो दक्षिण पूर्व एशिया के संस्कृति पर आधारित है। फिल्म के क्रू ने दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा तो की ही, इसके अलावा डबिंग के लिए भी आर्टिस्ट एशिया से ही हायर किए गए। You won't believe what I saw. It was Sisu. चीफ बेंजा को आवाज देने वाले ये एक्टर काफी हद तक फिल्म के अपने किरदार की ही तरह दिखता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किरदार ही इस एक्टर को आधार बनाकर लिखा गया हो। वैसे आपको कैली मैरी ट्रांस से मिलना चाहिए, जिन्होंने मुख्य साहसी किरदार को आवाज दी थी। क्या आपने उन्हें नहीं पहचाना? उन्हें स्टार वॉर्स द लास्ट जेडी में रोज टीको की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके पहले के कार्टून ग्राफिक एडिटर्स के फर्स्ट स्टोरी बोर्ड में जाएं, जो इस तरह से दिखता है। इसके अलावा भी उतने ही इंटरेस्टिंग दूसरे स्टेजेस भी हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए कोको की टीम मेक्सिको का टूर कर रही है। एनिमेटर्स में से एक अपनी नोटबुक में रियल सीन्स पेंसिल से ड्रॉ करता है। साथ ही ये भी बहुत रोचक है कि इसमें म्यूजिकल सीन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। एनिमेटर सुनिश्चित करते हैं कि कैरेक्टर की उंगलियां उन नोट से मेल खाती हों जो दर्शक सुनता है। वैसे फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के पूरे बैंड और यहाँ तक कि लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया गया था। इस कार्टून फिल्म की डबिंग प्रोसेस भी दिलचस्प है। देखिए, मैगुएल को आवाज देते समय एक्टर एंथनी गोंजालेस कैसे अपने कैरेक्टर में घुसते हैं, और दादी तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे कि हमने अपने वास्तविक जीवन में कल्पना की थी। क्या आप जानते हैं कि स्टोरी बोर्डिंग प्रोसेस क्यों जरूरी होता है? ये वो स्टेज है जहां पर स्क्रीन राइटर्स डिसाइड करते हैं कि फिल्म में कौन से सीन्स रखने हैं और कौन से सीन छोड़ने हैं। कभी कभी स्क्रिप्ट की कल्पना कर लेने से भी मदद मिलती है, क्योंकि घटनाएं स्क्रीन की तुलना में कागजों पर अलग दिखती है। उदाहरण के लिए एनिमेटेड फिल्म ऑनवर्ड के कई ऐसे सीन थे जो कि अगले स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए और रिकॉर्ड में सिर्फ एक ड्राफ्ट बनकर रह गए। मूवी बनाने की प्रोसेस में एनिमेटर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हीरो की जादुई शक्ति वाली छड़ी को कैसे दिखाया जाए, इसलिए उन्होंने इसके लिए ये सोल्यूशन निकाला। एक पावरफुल ब्लोअर लिया और उसका कैमरे पर इम्पैक्ट का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और दोनों भाइयों के आधे हो चुके पिता के मूवमेंट्स को कैसे समझा जाए। इसके लिए उन्होंने एक एक्टर को हरे कलर का सूट पहनाया और उसके मूवमेंट्स को लंबे समय तक स्टडी किया। वैसे बीच के स्टेजेस में ड्राइंग इस तरह दिखती है। कैरेक्टर्स अब 2D तो नहीं है, लेकिन अभी भी उनमें गहराई और विस्तार नहीं है।
ब्रेव फिल्म का माहौल सेल्टिक डैंट कथाओं का रेफरेंस देता है और इसे आर्टिस्ट के शुरुआती ड्राइंग्स में देखा भी जा सकता है। किसी को भी लग सकता है कि इनका चित्रण परियों की कहानियों के कलेक्शन से लिया गया है ना? ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि ब्रेव फिल्म के निर्माण का सबसे कठिन चरण था उसके बालों की ड्राइंग्स बनाना। चित्रकारों को उसके सही और सजीव घुंघराले बालों को बनाने में लंबा समय लगा। वास्तव में ये प्रोसेस इतनी मुश्किल थी कि एक समय तो उसके बालों को ही बदलने के बारे में सोचा जाने लगा था। एक और कठिनाई थी मेरिडा की मां के बालों में ट्रांसफॉर्म होने के बाद के उसके एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने में। हालांकि स्टूडियो की टीम ने इस चुनौती को भी शानदार ढंग से पार किया। द मॉन्स्टर्स इंक का प्रीक्वल बनाना ओरिजिनल फिल्म के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल था, कम से कम इसलिए कि सुले के शरीर पर बहुत अधिक बाल थे और इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे और साथ ही सबकी अपनी अलग पर्सनालिटी थी। जरा इस बारे में सोच कर देखिए। मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी की खौफनाक हेड मिस्ट्रेस एक वास्तविक कन खजूरे पर आधारित है, इसलिए एक असली कन खजूरे को कुछ दिनों के लिए एनिमेटर्स के ऑफिस में रखा गया प्रेरणा लेने के लिए। और किसी भी सीन की निर्माण प्रक्रिया इस तरह दिखती है। पहले सरल स्केचेस, फिर ज्यादा डिटेल्स के बिना साधारण रंगों के साथ ड्राफ्ट, उसके बाद सारी डिटेल्स के साथ एनिमेशन और अंत में सबसे मुश्किल हिस्सा रोशनी और परछाइयों का चित्रण करना। संयोग से ये जानना दिलचस्प है कि ओरिजिनल मूवी में पहली ड्राइंग्स पेपर पर की गई थी, लेकिन प्रीक्वल की सारी ड्राइंग्स कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई गई है। डिज्नी की लेटेस्ट हिट रोमांचक फिल्म क्रूएला की कल्पना किसके बिना असंभव है? बेशक शानदार कॉस्ट्यूम्स के बिना। खासकर जब फिल्म का प्लॉट ही फैशन इंडस्ट्री पर आधारित हो। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि फिल्म की कॉस्ट्यूम्स मैड मैक्स फिल्म की कॉस्ट्यूम्स के लिए ऑस्कर जीत चुकी टैलेंटेड जेनी बीवन ने बनाई है। एमा स्टोन के कैरेक्टर के लिए लगभग 50 असाधारण ड्रेसेस बनाई गई थी। लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स की पुरानी दुकानों से महीनों तक शॉपिंग की गई और उन्हें विशेष रूप से फिल्म के लिए अडॉप्ट किया गया। एमा थॉम्सन के कपड़े बहुत कम तामझाम वाले थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने इसके लिए इंस्पिरेशन ली थी वर्ल्ड फेमस ब्रांड डायर से। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सबसे शानदार एक्शन सीन्स को देखते समय मन में सवाल उठता है कि क्या एंथनी मैकी ने वास्तव में इन सभी स्टंट्स को हवा में किया होगा? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। एक दो बार तो रस्सियों से लटक कर एक्टर ने हवा में शूट किया है, लेकिन सिर्फ क्लोजअप शॉट्स के लिए, पर ज्यादातर सीन इसमें ग्राफिक्स के कमाल थे। बाकी की शूटिंग प्रोसेस अलग अलग तरीकों से पूरी की गई थी। कुछ सीन्स ब्लू लाइट्स के सामने तो कुछ को रियल लोकेशंस में फिल्माया गया था। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क शहर का रात का सीन कलाकारों के द्वारा ग्राफिक्स से बनाया गया था, जबकि छोटी जगहों के कुछ स्टंट सीन्स को ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट किया गया था। लेकिन जब आप सीरीज देख रहे हो तो इनमें अंतर निकालना असंभव है। वेटा डिजिटल के एक्सपर्ट्स स्पेशल इफेक्ट्स पर कैसे काम करते हैं के बारे में हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। ये तो मान ही लीजिए, ये आपको भी पता नहीं चला था कि उर्सा मेजर की टूटी हुई कलाई असली नहीं थी। वैसे ये तो कंप्यूटर से होने वाले जादू का छोटा सा हिस्सा बस है। आप उस सीन को देखिए जहाँ पर रेड सोल्जर को जेल से छुड़ाया जा रहा था, या फिर रेड रूम का विध्वंस, या टास्क मास्टर की नताशा के साथ फाइनल बैटल। आपको बता दें कि इमेज में दिख रहा सुअर भी कंप्यूटर से बनाया गया है। हाल के वर्षों में असली जानवरों को शोषण से बचाने के लिए ये नया ट्रेंड बन गया है। हाल ही में रिलीज हुई लोकी सीरीज स्पेशल इफेक्ट्स के आर्टिस्टों की बड़ी जीत है। क्रिएटर्स के पास इतना काम था कि वो डेडलाइन मिस कर बैठे। जिस दिन दर्शक प्रीमियर एपिसोड के मजे ले रहे थे, उस दिन भी स्पेशल इफेक्ट स्पेशलिस्ट सीरीज फिनाले को बनाने में लगे थे। वैसे एंड रिजल्ट जबरदस्त था। एक और रोचक बात, इस सीरीज के सबसे स्पेशल इफेक्ट्स कोरोना लॉकडाउन के कारण ऑफिस बंद होने की वजह से घर पर ही बनाए गए थे। कुछ साल पहले आई एलिटा बैटल एंजल ने साइबर बंक फैंस को खुश कर दिया था। जाहिर है कि इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का जादू तो था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर ने ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करने का निश्चय किया। मूवी की सारी शूटिंग असली जगहों और असली कलाकारों के साथ फिल्माया गया है। बाद में कुछ सीन्स में थोड़ी बहुत चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन बाकी सब असली है। यहाँ तक कि एलिटा के चेहरे पर आने वाले इमोशंस को एक्ट्रेस रोजा सेलेसर ने व्यक्त किया, जिसे फिर बाद में मोशन कैप्चर टेक्निक का उपयोग करके स्टाइल किया गया है।
किसी भी एसएफएक्स आर्टिस्ट के लिए विशाल वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स एक सपने की तरह होता है। रेडी वन प्लेयर के पीछे की टीम को फिल्म के लिए शानदार डिवाइसेस, इंटीरियर और कैरेक्टर्स बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और असली प्रोफेशनल्स जो कि स्टार वॉर्स निर्माता जॉर्ज लुकस की कंपनी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक स्टूडियो के डिजाइनर्स हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। सबसे अविश्वसनीय दृश्यों में से एक वो है जब कैरेक्टर्स खुद को द शाइनिंग फिल्म के ओवरलुक होटल में पाते हैं। इस फेमस जगह को बनाने के लिए स्पेशलिस्ट ने क्यूब्रिक की ओरिजिनल फिल्म को डिजिटाइज किया, उसमें ढेरों ग्राफिक्स ऐड किए और अंत में दोनों का एक विश्वास दिलाने वाला कॉम्बो बना दिया। द लेगो मूवी के कैरेक्टर्स और सेट कैमरे पर अपने आप चलने वाले असली खिलौनों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनिमेटर्स के एक छोटे से ग्रुप द्वारा शून्य से शुरू करके बनाए गए हैं। ये बंदे इतने सतर्क थे कि उन्होंने फिल्म में लेगो के सरफेस पर उंगलियों के निशान भी जोड़ दिए हैं, जैसे कि बस 5 मिनट पहले कोई इन खिलौनों से खेला हो। पहली हैरी पॉटर्स फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स काफी इम्प्रेसिव थे और कहानी के स्पिन ऑफ फैंटास्टिक बीस्ट्स और वेयर टू फाइंड देम में भी ये उतने ही दमदार थे। उदाहरण के लिए यहाँ आप द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड के एनिमेशन डिटेल में देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का इतना डिटेल्ड वर्जन देखना बहुत आश्चर्यजनक है, और वो भी इस फैक्ट के बावजूद कि कई सीन में बैकग्राउंड में ग्रीन क्लॉथ के अलावा लगभग कुछ भी नहीं था। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फ्री गाय का प्लॉट हम में से कई लोगों के लिए बुरे सपने के जैसा है। एक बड़े बैंक के एम्प्लॉय को अचानक पता चलता है कि उसके आसपास का हर कोई उस वीडियो गेम का पार्ट है जो दुनिया का अंत कर सकता है, और जाहिर है कि इस तरह के प्लॉट के लिए प्रोडक्शन टीम को अविश्वसनीय मात्रा में स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक हाई क्लास एक्टर को देख रहे हैं? यदि वो डॉट्स लगा हुआ अजीब सा सूट पहनकर और जमीन पर लेटकर भी कन्विंसिंग शॉट देता है तो वो निश्चित रूप से टैलेंटेड है। जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच के बारे में, जिन्होंने द हॉबिट द डिसोल्यूशन ऑफ स्मॉग फिल्म में ड्रैगन का किरदार निभाया। हैरानी की बात यह है कि उनके चेहरे के भाव और हरकतें भी ड्रैगन जैसी ही हैं, और ये जानते हुए कि ये ब्रिटिश एक्टर अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, आप मानकर चलिए कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने से पहले एनिमल प्लैनेट पर दर्जनों प्रोग्राम देखे होंगे। एक सुपर हीरो मूवी फिल्म में एक्टर होने के बारे में सबसे कठिन काम यह है कि उन्हें ऐसे अभिनय करना होता है जैसे कि वो सब कुछ जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में डाला जाने वाला है वो वास्तविक जीवन में हो रहा है। टॉम हार्डी के अपने ही हाथ से लड़ाई और बिजली के झटके से होने वाली खलबली को करने में उनकी महारत देखें, जबकि वास्तव में सेट पर सब काल्पनिक खेल और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि टॉम को वेनम के कैरेक्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा और ये प्रिटेंड करना पड़ा कि उसके पास हाथ के बजाय शक्तिशाली ब्लैक टेंटिकल्स हैं। आधुनिक लाइव एक्शन फिल्में बनाने की प्रोसेस एनिमेटेड फिल्म बनाने के प्रोसेस से बहुत डिफरेंट नहीं लगती है। यहाँ उदाहरण के लिए हॉब्स एंड शॉ मूवी के इंटीरियर में से ये एक है। इसे एकदम शुरुआत से बनाया गया है। बेशक राइटर्स के पास रियल लाइफ के प्रोटोटाइप भी थे, और इस मामले में ये यॉर्कशायर का एक पावर स्टेशन है। उन्होंने पहले साइड का टूर किया और लिडार मशीन से हर एक डिटेल की मैपिंग की, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि पर्दे के पीछे सभी कुछ नकली होता है। उदाहरण के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस की 9th फिल्म में 4 सेकंड के सीन के लिए प्रोडक्शन टीम ने 8 महीने तैयार की, 4 दिनों तक शूटिंग की और 3 कारों को बर्बाद होते देखा।